नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज हो सकती है पूरी। चर्चा के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, आत्मनिर्भर भारत में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद और हर तरह की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। भारतीय रिजर्व बैंक आज पेश करेगा वर्ष 2023 की पहली मौद्रिक नीति। वैश्विक वित्तीय स्थितियों की चिंताओं को दूर करना होगा चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन में संबोधन, कहा यूक्रेन युद्ध और अन्य विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्रगति पर। और 24 घंटे में आए 7 भूकंप के झटकों से दहला तुर्की और सीरिया। 7,700 से ज्यादा लोगों की मौत, 30,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। भारत ने भेजी मदद। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। संसद के दोनों सदनों में आज से साल 2023-24 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत संभव है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। संभव है कि प्रधानमंत्री आज चर्चा का जवाब दें। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति द्वारा विवरण पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज के कामकाज की बात करें तो राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट 2023-24 पर चर्चा की शुरुआत होना सूचीबद्ध है। साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। राज्यसभा महासचिव संसद की दोनों सभाओं से पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2022 को सभा पटल पर रखेंगे। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण सदन में पेश करेंगी। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के कारण जान गंवाने वाले लोगों को संसद के दोनों सदनों में श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने इस प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि तुर्की और सीरिया में सोमवार को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे दोनों देशों में जानमाल का भयावह नुकसान हुआ है। सभापति ने कहा कि दोनों ही देशों में आई भयावह आपदा से उबरने के लिए दुनिया भर से हर संभव सहायता वहां भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने भी चिकित्सा सहायता, उपकरण और एनडीआरएफ की टीमें भेजी हैं। उन्होंने भूकंप से पीड़ित लोगों के प्रति और उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। इस आपदा में जान गंवाने वालों के सम्मान में सदस्यों ने कुछ पल का मौन भी रखा। Our country has promptly on its part sent assistance and NDRF search and rescue teams, especially trained dogs, medical supplies and other equipments to assist the authorities in those countries. At this hour of pain and grief, we extend our solidarity with the governments and people of Turkey and Syria and family members of the victims affected by the catastrophe, and also hope and pray that the survivors trapped in the rubble are rescued as early as possible and all assistance is given to the injured. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी तुर्की और सीरिया में शक्तिशाली भूकंप के झटकों में हुए जान माल के भारी नुकसान पर दुख जताया और इस आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बारे में सूचित किया। उन्होंने कहा कि तुर्की और सीरिया में बड़े भूकंप के झटकों से सैकड़ों इमारतें गिर गई हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम आपदा के समय तुर्की और सीरिया के लोगों के प्रति सहयोग और संवेदना प्रकट करते हैं। दुख की इस घड़ी में भारत तुर्की और सीरिया के लोगों के साथ खड़ा है। इसके बाद लोकसभा ने कुछ पल मौन रखकर भूकंप की आपदा में मारे गए दोनों देशों के लोगों को श्रद्धांजलि दी। हर भारतीय दोनों देशों के प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। भारत सरकार द्वारा भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए चिकित्सा सामग्री और अन्य सामग्री की पहली खेप तथा एनडीआरएफ की खोज एवं बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई है। ये सभा तुर्की और सीरिया में आई इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करती है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पिछले सप्ताह संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण में 2 राजनीतिक दलों के अनुपस्थित रहने पर मंगलवार को नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि घोषित बहिष्कार हुआ हो। बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को भारत राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी द्वारा अभिभाषण के बहिष्कार की घोषणा की गई थी। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जब एक तरह का इतिहास रचा जा रहा था और जब माननीय राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रही थी तो सदन में कुछ वॉकआउट हुआ। ऐसा पहली बार था कि देश में किन्हीं राजनीतिक दलों ने बहिष्कार की घोषणा की हो। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। I share the anguish of many in the country that we created a history of sorts. There have been walkouts. There have been something in the House when the Honorable President addressed the joint session of Parliament. But it was for the first time in our country that political parties proclaimed boycott. And around the time the Honorable President was addressing, orchestrated campaign was going on. Let us have respect for the highest constitutional office in every sense of the term. बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लगाए गए तमाम आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए सदन के बाहर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें और कांग्रेस को आगे और मजबूत होता भारत रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकारें और स्वयं उनका परिवार भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से घिरा हुआ है। वो इसका जवाब दें। जितने उन्हें आरोप लगाए सब गलत हैं, चाहे वो श्रीलंका के बारे में हो चाहे भारत के बारे में हो। सब कुछ नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया गया और कई प्रदेशों में भी हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी, आज मुझे थोड़ा आपके मेमोरी को करप्शन के बारे में रिवाइव करने की आवश्यकता है। आप बेल पर हैं, आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं और आपकी बहन को एक जेल गए बैंकर ने करोड़ों में एक तस्वीर बेची थी। सच्चाई है कि नहीं? राहुल गांधी जी, इसका जवाब दीजिए। तो अब जरा मैं आपसे एक पूछूं कि नेशनल हेराल्ड स्कैंडल क्या है कि 90 करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया गया और नेशनल हेराल्ड ऐसे पुराने वेल नोन न्यूज़पेपर जो उसका पब्लिकेशन बंद था, वो सारे शेयर आपके पास आ गए और उसके माध्यम से पूरी संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, हजारों करोड़ की संपत्ति आपकी और आपकी माताजी के पास आ गई। आप हाई कोर्ट गए थे ना क्वाशिंग के लिए, असफल हो गए। आज आप ट्रायल फेस करने वाले हैं। आप है राहुल गांधी बेल पर। यह सिर्फ नेशनल हेल्थ का मामला नहीं है, एक राजीव गांधी ट्रस्ट भी है अमेठी में, जहां 1.5 बीघे से ऊपर जमीन ली गई, कुछ काम नहीं हुआ। आज उसको भी योगी जी की सरकार ने रिकवर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने में मंत्रालय की नीति के 3 मुख्य स्तंभ हैं। क्रूर दृष्टिकोण के साथ हिंसा को रोकने की रणनीति के बीच बेहतर समन्वय, केंद्र और राज्य
और विकास में सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से चरमपंथियों के समर्थन को समाप्त करना। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद और हर तरह की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर नए भारत में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। गृहमंत्री ने कहा कि 3 आयामी रणनीति ने पिछले 8 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद को रोकने में ऐतिहासिक सफलता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा पेश किए गए हर बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता दी गई। संसद भवन परिसर में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी इसे चुनावी बजट नहीं कह रहा है। हालांकि ये अगले लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में समग्र विकास और समाज के हर वर्ग के हितों का प्रस्ताव है। इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सभी गरीबों को, सभी वर्ग को कुछ न कुछ मिला है, मिडिल क्लास को भी मिला है। और उन्होंने एमपीज को एक कॉल दिया है कि इस बजट में आपके क्षेत्र में जो गरीब रहते हैं, जो मिडिल क्लास रहते हैं, उनको क्या मिला है, ये संवाद करना शुरू करो और सभी वर्गों के साथ संवाद करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीपीएम पर वर्षों तक त्रिपुरा के लोगों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद राज्य का चेहरा बदल गया है। ऊनाकोटी जिले के कैलाश शहर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि त्रिपुरा अब आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरा पूर्वोत्तर इंटरनेट की मदद से तेजी से विकास देख रहा है। आपको बता दें कि राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 16 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना 2 मार्च को होगी। कोई मां का लाल यदि उग्रवादी आतंकवादी वारदात करने के लिए सिर उठाने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हश्र होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है, उसको अच्छी तरह मालूम है। कानून और व्यवस्था की हालत, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन त्रिपुरा में बेहतर हुई है और बिना सुरक्षा के, बिना बेहतर कानून व्यवस्था के बहनों भाइयों, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, वो विकास नहीं कर सकता। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अंतर्राष्ट्रीय खबरें और आर्थिक जगत के समाचार। अब बने रहिए हमारे साथ। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अब बात करते हैं आज की टॉप 10 खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में आगामी 14 फरवरी को एरो इंडिया के 14वें संस्करण के इतर रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति और परंपरा को समझने का मौका मिलेगा। गूगल आज एक कार्यक्रम की मेजबानी करेगा जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने काम के बारे में बताएगा। कंपनी साझा करेगी कि ये कैसे एआई की शक्ति का उपयोग कर रहा है, कि लोग कैसे खोजते हैं, जानकारी के साथ खोज करते हैं और बातचीत करते हैं, इसे पहले से कहीं अधिक स्वाभाविक और सहज बनाते हैं। 40 मिनट के इस कार्यक्रम को YouTube पर स्ट्रीम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा और इस महीने की 15 तारीख को सदन में बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा और इसके 2 सप्ताह तक चलने की संभावना है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस
कथित तौर पर राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के लिए बकाया जारी नहीं किए जाने पर केंद्र के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति मामले में एक बार फिर उपराज्यपाल और उप मुख्यमंत्री के बीच ठन गई है। एलजी दफ्तर ने उप मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने, गलत और भ्रामक जानकारी देकर संवैधानिक प्रावधानों और उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन करने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति पर उपराज्यपाल की टिप्पणी का खंडन किया है। महापौर और उप महापौर के पद के लिए नगर निगम चुनाव में मतदान करने के लिए दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा नामित सदस्यों को वोटिंग की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमान के कमांडरों का सम्मेलन 9 और 10 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन में होगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी 10 फरवरी को कमांडरों को संबोधित करेंगे। ये पहली बार है कि कमांडरों का सम्मेलन दक्षिण पश्चिम वायु कमान के मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर से दूर एक फील्ड स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। पवन हंस लिमिटेड PHL असम में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा। PHL को 6 राज्यों में योजना के तहत 86 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा की अनुमति दी गई है। पहले चरण में PHL डिब्रूगढ़ से जोरहाट और तेजपुर होते हुए गुवाहाटी और फिर वापस इसी रूट से डिब्रूगढ़ के मार्ग पर उड़ान सेवाएं शुरू कर रहा है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सेवाओं का संचालन किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलिस ने श्रीनगर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 31 लाख रुपए से अधिक की नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। नौगाम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। और विपक्ष की आलोचना और ट्रांजिट शिविरों के बाहर महिलाओं के जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच असम में बाल विवाह से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन जारी है। असम पुलिस ने राज्य में बाल विवाह के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी है और मंगलवार तक कुल 2528 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टॉप 10 खबरों के बाद अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों के बारे में उन्होंने बताया और साथ ही इसके कामों की भी जानकारी दी। दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के समय अमेरिका हमेशा एकजुट रहा है और हमेशा मजबूत बनकर उभरा है। बाइडेन ने कहा कि उनकी सरकार ने न सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है बल्कि नए रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। I ran for president to fundamentally change things, to make sure our economy works for everyone, so we can all feel that pride in what we do. To build an economy from the bottom up and the middle out, not from the top down. Because when the middle class does well, the poor have a ladder up, and the wealthy still do very well. We all do well. So let's look at the results. We're not finished yet by any stretch of the imagination, but unemployment rate is at 3.4%, a 50-year low. We've already created, with your help, 800,000 good-paying manufacturing jobs, the fastest growth in 40 years. Where is it written that America can't lead the world in manufacturing? And I don't know where that's written. For too many decades, we imported projects and exported jobs. Now, thanks to what you've all done, we're exporting American products and creating American jobs. बाइडेन प्रशासन ने नाटो सहयोगी पोलैंड को 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। पोलैंड के पड़ोसी देश यूक्रेन का रूस से युद्ध जारी है। विदेश विभाग ने कांग्रेस को सूचित किया कि बिक्री में मध्य श्रेणी मोबाइल, HIMARS आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, संबंधित गोला बारूद और संबंधित उपकरण शामिल हैं। महीने के अंत में रूस के आक्रमण की 1 वर्ष की वर्षगांठ के रूप में पोलैंड और अन्य पूर्वी फ्लैंक नाटो सहयोगी अपनी सीमाओं के साथ यूक्रेन में एक नए रूसी आक्रमण की संभावनाओं के बारे में तेजी से चिंतित हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष विमान एयरफोर्स 1 की मौजूदगी वाले बेहद संवेदनशील सैन्य अड्डे पर एक बार फिर घुसपैठिया प्रवेश कर गया। हालांकि इस बार एक रेजिडेंट ने घुसपैठिए पर गोली चला दी। जॉइंट बेस एंड्रयूज ने इस खबर की पुष्टि की।
सुरक्षाकर्मी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचे और जांच अधिकारी मामले में जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां राष्ट्रपति के बेड़े के कई नीले और सफेद विमान होते हैं। इनमें एयरफोर्स 1, मरीन 1 और डूम्सडे 747 विमान शामिल हैं, जो हवाई परमाणु कमान और नियंत्रण केंद्र के रूप में काम कर सकते हैं। इससे पहले फरवरी 2021 में भी एक व्यक्ति सुरक्षा घेरों को पार करते हुए C-40 विमान में चढ़ गया था। तुर्की सीरिया में 24 घंटे में भूकंप के 7 विनाशकारी झटकों में 7,700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों में 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। WHO के मुताबिक तुर्की में मृतकों की संख्या 8 गुना तक बढ़ने की आशंका है। तुर्की सीरिया में सोमवार को 4 बड़े झटकों के बाद मंगलवार को भी रिक्टर पैमाने पर 5 से ज्यादा तीव्रता के 3 भूकंप आए। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन के मुताबिक हादसे में 5,400 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। उन्होंने प्रभावित 10 राज्यों में 3 महीने के लिए आपातकाल घोषित किया है। 6,000 से ज्यादा इमारतें धराशायी हो चुकी हैं। We are all shocked and saddened by the images and reports coming from Turkey and the Syrian Arab Republic. So far, it's estimated that more than 4,000 people have been killed and more than 18,700 are injured. But we all know that these numbers will continue to rise as the situation evolves. तुर्की सीरिया में आए इस प्राकृतिक आपदा के बाद भारत की तरफ से राहत सामग्री और मदद की खेप लगातार भेजी जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर 2 विशेष विमान के जरिए सहायता भेजने की बात बताई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और उनके बीजिंग समकक्ष जनरल वेई फेंग के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान वाशिंगटन के अनुरोध को चीन ने अस्वीकार कर दिया है। पेंटागन ने ये जानकारी दी। अटलांटिक महासागर में दक्षिण कैरोलिना के तट पर गुब्बारे को मार गिराए जाने के तुरंत बाद यह अनुरोध किया गया था। ये 30 जनवरी को मोंटाना में अमेरिकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कई दिनों तक महाद्वीपीय अमेरिका के ऊपर मंडराता रहा था। चीन ने माना है कि बैलून उसका था, लेकिन इस बात से इनकार किया कि ये मौसम की निगरानी के बजाय निगरानी उद्देश्यों के लिए था और ये रास्ते से भटक गया था। हालांकि अमेरिका ने दावा किया है कि उसके पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि ये एक निगरानी गुब्बारा था। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रहरी के प्रमुख ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए राजनयिक प्रयासों को फिर से तुरंत शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत विफल हुई तो स्थिति जल्दी खराब हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि कूटनीतिक प्रयास अपने सबसे अच्छी स्थिति पर नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है या चल रही है। इसकी घोषणा करने का ये उनका सही स्थान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आर्थिक विकास में मंदी और वैश्विक वित्तीय स्थितियों की चिंताओं के बीच 2 दिवसीय समीक्षा के बाद 2023 की पहली मौद्रिक नीति का अनावरण करेंगे। आरबीआई गवर्नर की अगुवाई में मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। आज होने वाली एमपीसी की समीक्षा बैठक में ये उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक इस बार प्रमुख नीति दर रेपो में मामूली 0.25% की वृद्धि या ब्याज दर में वृद्धि को रोक सकता है। महंगाई पर अंकुश के लिए केंद्रीय बैंक ने पिछले साल मई से ब्याज दरों में वृद्धि का सिलसिला शुरू किया था। आज आरबीआई गवर्नर 6 सदस्यीय एमपीसी की बैठक के नतीजों की घोषणा करेंगे। अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि की रफ्तार कम होने की उम्मीद है। ऐसे में केंद्रीय बैंक रेपो दर में सिर्फ 0.25% की वृद्धि का विकल्प चुन सकता है। कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने 16,133 करोड़ रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर सरकार को आवंटित करने को मंजूरी दे दी है। इससे इक्विटी आवंटन के बाद सरकार को वोडाफोन आइडिया में
33.44% हिस्सेदारी मिली है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि सरकार को यह हिस्सेदारी बकाया ब्याज के बदले में दी जा रही है। ये ब्याज समायोजित सकल राजस्व और स्पेक्ट्रम नीलामी का भुगतान टाले जाने पर लगाया गया है। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के ऊपर 16,133 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी। आदित्य बिरला समूह की तरफ से कंपनी को चलाने और जरूरी निवेश लाने की पूरी प्रतिबद्धता जताने के बाद यह अनुमति दी गई है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबर की। महिला प्रीमियर लीग यानी कि MPL के पहले सीजन के लिए नीलामी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। BCCI के मुताबिक MPL की पहले सीजन के लिए ऑक्शन 13 फरवरी को मुंबई में आयोजित होगा। इसके अलावा ये लीग 4 से 26 मार्च तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 22 मैच खेले जाएंगे। सभी मुकाबले मुंबई के ब्रेवॉर्न स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम में खेले जाने हैं। पहली MPL नीलामी के लिए 1,525 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 409 महिला प्लेयर्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इनमें 246 खिलाड़ी भारतीय हैं, जबकि 163 महिला प्लेयर विदेशी हैं। इनमें भी 8 खिलाड़ी एसोसिएट देशों से हैं। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 8 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 8 फरवरी साल 1897 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर हुसैन भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। महज 23 वर्ष के आयु में ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य बने और बाद में इसके उप कुलपति भी बने। डॉक्टर हुसैन सार्वजनिक जीवन में अनुशासन के पक्षधर थे और शैक्षिक सुधार आंदोलनों में 1930 के दशक से सक्रिय रहे। इन्हें साल 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1962 में ये भारत के उपराष्ट्रपति बने और साल 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 8 फरवरी साल 1941 को मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के गंगानगर में हुआ। अपनी मखमली आवाज से गजलों को हिंदुस्तान में घर घर तक पहुंचाने का श्रेय जगजीत सिंह को ही जाता है। इनकी गजलों ने न सिर्फ शेरो शायरी की समझ में इजाफा किया, बल्कि गालिब, मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी आवाम को रूबरू करवाया। इनकी गजलों में मुख्य रूप से शामिल हैं चिट्ठी न कोई संदेश, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। संगीत में इनके अतुलनीय योगदान के लिए साल 2003 में